हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या चीन भारत के चिकन स्नेक पर कब्जा करना चाहता है या फिर कहें कि भारत के चिकन स्नेक को दबोचना चाहता है? आखिर इसकी मंशा क्या है? क्यों ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के जहां एक तरफ बलूचिस्तान वाले इलाके में ग्वादर बंदरगाह पर अपनी पैठ मजबूत करता रहा, वहीं हाल के समय में चिकन स्नेक पर अपनी आंखें गड़ा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है जबकि वो बांग्लादेश के एक खास लोकेशन में एयरबेस बनाने की बातें कर रहा है? दोस्तों, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में भी ले जाऊंगा। जबकि चीन के द्वारा डोकलाम वाले क्षेत्र के स्तर पर भी एक्टिविटी दर्शाई गई थी 2017 के दौरान, और उस समय भी कहीं ना कहीं चीन की जो नज़र थी वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर थी, चिकन स्नेक पर थी। आखिर क्या ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर के चीन हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करता रहता है और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए एक चैलेंज प्रोड्यूस करता रहता है? क्या इसके पीछे की वजहें हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कूटनीतिक पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं? आज की चर्चा में हम लोग इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सामने मैंने पैनल पर इसी महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है कि ड्रैगन्स शैडो नियर सिलीगुड़ी, चाइना एड्स रिवाइवल ऑफ वर्ल्ड वॉर II एरा बांग्लादेशी एयरबेस नियर इंडिया चिकन स्नेक। यहां पर जो खबर है, दरअसल इसमें यह बताया जा रहा है कि विश्व युद्ध का जो दूसरा दौर था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करें तो उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, उस समय तो संपूर्ण तौर पर भारत ही था और पूरे भारत पर ब्रिटिश कब्जा था। ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। हालांकि भारतीय कांग्रेसी नेता के द्वारा इसको लेकर के सहमति नहीं जताई गई थी, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारत के कुछ खास लोकेशंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। और जिस लोकेशन की वर्तमान में बातचीत चल रही है, यहां पर भी एक एयर बेस बनाया गया था। कारण यह था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अपनी मजबूती को उस युद्ध के दौरान और बेहतर किया जा सके, और इसी कॉन्टेक्स्ट में वहां पर एयरबेस बनाया गया था। और बाद में जब भारत और पाकिस्तान जो अलग देश बने और उसके बाद 1958 के समय में, बिकॉज एट दैट टाइम पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था, जो कि आज बांग्लादेश है। तो वहां पर 1958 के आसपास में पाकिस्तान के द्वारा जो एयरबेस पहले से बना हुआ था उसको कुछ कह सकते हैं कि एक्टिव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में चीजें दब गई, समाप्त हो गई, ठहर गई। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश एक नए देश के तौर पर उभरता है और उसके बाद से एज सच उस पर्टिकुलर एयरबेस को लेकर के कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी गई। इसके बाद जानकारी ये मिलती है शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उस समय उनके द्वारा यह संभावना जताई जा रही थी, उन्होंने ऐसा विचार किया था कि हम इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे। इस पर्टिकुलर रीजन को थोड़ा सा एयरबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि यहाँ पर एयरबेस था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, एक यादगार रहेगा, एक बेहतर जो यहाँ पर एक स्थल है इसे विकसित किया जाएगा। लेकिन बाद में चीज़ें और अधिक अस्थिर हो गई। पॉलिटिकल भी वहाँ पर जो एक अस्थिरता है वो हम लोगों ने लगातार देखी ही। अब जाकर के चीन के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन में फिर से कुछ सक्रियता जताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि चीन के द्वारा यहां पर एक्टिविटी दर्शाई जा रही है बड़े पैमाने पर। जाहिरन तौर पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राइट नाउ मोहम्मद यूनुस वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और भारत के साथ वर्तमान में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो बांग्लादेशी अंतरिम सरकार काम कर रही है, क्या उनका संबंध है भारत के साथ में, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से उतार चढ़ाव या फिर कहें मनमुटाव वाली स्थिति अक्सर हाँ उभरती रहती है। ऐसे में जब चीन के द्वारा उस पर्टिकुलर रीजन में फिर से एयरबेस को रिवाइव करने या फिर उसे नए रूप से शुरू करने की बात कही जा रही है, तो इसके मायने कई सारे हैं।
इन सभी को यहां पर हमें समझने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि जिस चिकन स्नेक की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भारत की स्ट्रैटेजिकल लोकेशन को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो जुड़े हुए हैं। सिक्किम सहित बाकी जो 7 सिस्टर्स में आते हैं 7 राज्य, ये सभी, और साथ ही जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका भी जुड़ाव यहां पर से है। जाहिर सी बात है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो पश्चिम बंगाल के इलाके से होते हुए और असम, सिक्किम, इन सब से जुड़ता हुआ यहां पर दिखता है। तो 8 पूर्वोत्तर राज्य और साथ ही पश्चिम बंगाल, इनका जुड़ाव सिलीगुड़ी से है। इसके अलावा जो अभी मैं मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, घबराइए नहीं, जो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन सभी के साथ इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सीमा तक जो कनेक्शन है वो दिखता है। जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बच्चों, ये भारत की मुख्य भूमि के साथ इन सभी जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियां हैं, संपर्क है, इसको बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करता है। आप समझ जाइए कि यह एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह काम करता है। और यदि ब्रिज पर किसी दुश्मन के द्वारा कब्जा कर लिया जाए तो क्या संपर्क बेहतर हो सकता है? क्या संपर्क में रुकावट नहीं आएगी? बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो यहां पर आखिर ये जो चीन के द्वारा करतूतें हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये गौर से समझने की जरूरत है। यहां पर मैंने इस मानचित्र के माध्यम से इंडिकेट किया है, ये है वो इलाका, ये सिक्किम का क्षेत्र है, यहां पर भूटान है, यहां बांग्लादेश की स्थिति है, यहां पर नेपाल की स्थिति है, और ये पश्चिम बंगाल का ऊपरी हिस्सा है, दार्जिलिंग वगैरह क्षेत्र से होते हुए और जलपाईगुड़ी वगैरह से होते हुए असम, बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, है ना, इन सभी के साथ इसका कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है वो यहां पर दिखती है। अब यहां पर समझिएगा कि मैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूं, चीन के द्वारा जहां पर गतिविधियां शुरू करने की चर्चाएं चल रही हैं, वो है बांग्लादेश में लालमनिरहाट, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया कि भाई ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय में एक एयरबेस के तौर पर काम करता था। क्यों काम करता था ये हम लोगों ने देख लिया है। अब यहां से जो इसका लोकेशन है, समझिएगा कि लगभग 135 किलोमीटर की दूरी है चिकन स्नेक से इस पर्टिकुलर एयरबेस की। ठीक है जी, 135 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी है क्या? बहुत कम दूरी है। और यदि हम भारत की पूर्वोत्तर सीमा से के साथ इसकी दूरी की बात करें या फिर कहें नजदीकी की बात करें, तो 15 किलोमीटर महज डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर एयरबेस का भारत की पूर्वोत्तर सीमा से। जो मिनिमम जो स्थिति है मात्र 15 किलोमीटर, समझिएगा। और यहीं पर यदि चीन आकर के अपना अड्डा जमा लेता है तो फिर ये भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि चीन के द्वारा एज सच ये नहीं कहा गया है कि हम यहां पर सैन्य एयरबेस बनाने वाले हैं या फिर सामान्य सिविल एविएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये क्लियर नहीं किया गया है। हाउएवर चीन तो यहां पर आ ही जाएगा। भाई मान लीजिए कि वो ये कहे कि हम सिविल एविएशन के लिए इसका इस्तेमाल करें, तो क्या कल को इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए नहीं कर सकता है? कल को यदि भारत और चीन के बीच में उठापटक की संभावना हो गई तो क्या यहां पर से वो अपने सैन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है? तो क्या ऐसे में भारत के लिए अच्छी बात हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और ये तब जबकि चीन के द्वारा ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर जब हम बात करते हैं तो फिर जो डोकलाम का इलाका है, जो कि भारत, भूटान और चीन के टाई जंक्शन के तौर पर जाना जाता है, वहां पर चीन के द्वारा पहले ही करतूतें की गई हैं। आपको शायद याद हो, आपने शायद पढ़ा हो कि 2017 में डोकलाम विवाद को लेकर के भारत और चीन के बीच में ठन गई थी। हालांकि उसमें भूटान की भी भूमिका थी, चूंकि भूटान का भी अपना मंतव्य था कि ये क्षेत्र हमारा है, डोकलाम वाला जो इलाका है ये हमारा है, लेकिन चीन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तब भारत ने भूटान के साथ अपनी मित्रता को इंडिकेट किया था, दर्शाया था।
तो कहीं ना कहीं जो डोकलाम वाला इलाका है, यहाँ पर आप इस लोकेशन पर देखिएगा, ये पर्टिकुलर जो इलाका है ये डोकलाम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी चीन अपनी निगाहें गड़ाना चाहता है, और साथ ही बांग्लादेश के माध्यम से भी चीन अपनी निगाहें गड़ाना चाहता है। यानी कि हर स्तर पर चीन चाहता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम अपना जो मजबूत हाथ हैं ये रख दें, ताकि ये पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है भारत का, सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, ये सब मुख्य भूमि से कट जाए, और देन फिर हम भारत को रणनीतिक तौर पर पराजित करने में सफलता हासिल कर सके। ये स्थिति इस कारण उभर सकती है, और ऐसे में भारत के लिए क्या है, रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपके लिए उपयोगी हो जाती हैं समझना और जानना, कैसे और क्या, यहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि चीन के द्वारा जहां एक तरफ बांग्लादेश में लाल मोनीर हाट में एयरबेस की तैयारी, और ये तब जबकि मोहम्मद यूनुस की सरकार का भारत के साथ वर्तमान में मनमुटाव, चीन इसका फायदा उठाना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ डोकलाम को लेकर भूटान के साथ संपर्क किसका, चीन का। जानकारियां मिलती हैं दोस्तों कि चीन ने भूटान को यहां तक कहा कि ये पर्टिकुलर इलाका बहुत ही छोटा सा है डोकलाम वाला, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि भूटान का जो एक उत्तरी इलाका है जिसको लेकर के भी मैंने दावेदारी दर्शाई है, तो भूटान के उस इलाके पर तुम अपनी दावेदारी दर्शा दो, और ये जो इलाका है ये मुझे दे दो। यानी कि एक तरीके से भूटान के साथ बार्गेन करने की भी कोशिश चीन के द्वारा की गई है, जिसमें इसने स्पष्ट तौर पर भूटान को ऑफर दिया कि उत्तरी इलाके में जहां पर मैं भी अपनी दावेदारी दर्शाता हूं, तुम भी अपनी दावेदारी दर्शाते हो, तो हम वहां पर अपनी दावेदारी छोड़ देंगे, बशर्ते डोकलाम हमें दे दो। समझिए, यानी कि चीन डोकलाम को लेकर के लगातार अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है साहब। इसके अलावा चीन के द्वारा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हाल के समय में 6 एयरबेस का निर्माण, 6 एयरबेस का निर्माण उसने कर लिया है। ठीक है जी। ऐसे में चीन की जो हवाई क्षमता है ये और अधिक बढ़ी है या घटी होगी? इसकी हवाई क्षमता और अधिक बढ़ी है। इसने वहां पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की तैनाती करनी शुरू कर दी है। उसका उपयोग वो कभी भी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा उसने तिब्बत वाले क्षेत्र में या फिर जो ऊंचाई वाला स्थान है LAC के पास में, वहां पर उसने इस तरीके से अपना पक्ष हाल के समय में मजबूत किया है ताकि कभी भी यदि भारत के अगेंस्ट में लड़ाई की स्थिति पनपे तो ऊंचाई होने के बावजूद भी वो भारत के साथ अच्छे से टकरा सके। उसके लिए उसने कई सारी तकनीकें भी डेवलप कर ली हैं, जैसे कि एयर टू एयर फ्यूलिंग की व्यवस्था कर लेना, बेहतर पावरफुल जो हवाई जहाज़ में इंजन लगते हैं, शक्तिशाली इंजन का जो इस्तेमाल किया जाता है ऊंचाई वाले स्थानों पर, वो डेवलप कर लेना, है ना। स्टील्थ प्रौद्योगिकी से युक्त जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तैनात कर लेना, एयर बेसेस बेहतर तरीके से बना लेना। कहने का मतलब ये हुआ
कि चीन कहीं ना कहीं भारत को उत्तर से भी घेरने की नीति अपना रहा है। सावधानी से समझिए। आपने शायद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम सुना होगा, जिसमें भारत को दक्षिण की तरफ से घेरने की नीति चीन के द्वारा अपनाई गई है, जिसमें जो भी द्वीपीय क्षेत्र हैं वहां पर या फिर जो भी बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं वहां पर चीन के द्वारा अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिशें की जाती रही। तो जहां दक्षिण की तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, वहीं उत्तर की तरफ से चीन एयर बेसिस के माध्यम से और अन्य रणनीतिक उपस्थिति के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है। लाइकवाइज मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पाकिस्तान में जो वर्तमान में बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर ग्वादर बंदरगाह वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करना, इसके अलावा LAC के पास में 6 एयरबेस की तैनाती बना लेना, 6 एयरबेस बना लेना। जो सिलीगुड़ी वाला इलाका है यहां पर डोकलाम के माध्यम से भूटान को किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश करते रहना, लगातार कोशिश करते रहना। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में लाल मोनिरहाट में एयरबेस पुनर्जीवित करना। बात आ रही है समझ में? यानी वो इंडिया को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। और ऐसे में यदि चीन अपनी इस साजिश में, अपनी इस रणनीति में सफल हो जाता है तो भारत को बहुत अधिक दिक्कत आ सकती है। इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए भारत को इसका काउंटर जरूर सोचने की जरूरत हो जाएगी कि ऐसे में यदि बांग्लादेश के अंतर्गत यहाँ पर यदि चीन कामयाब हो जाता है और जिस तरीके से एयर बेसिस को LAC के पास में इसने बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले समय में कभी भी यदि द्वंद्व की स्थिति आए, कभी भी यदि लड़ाई की स्थिति आए, तो भारत को बहुत अधिक चुनौती का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि भारत के द्वारा भी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ क्षेत्रों को लेकर के जो अपनी गतिविधियां हैं, चाहे वो एयर डिफेंस की गतिविधि है, चाहे वो एयर फोर्स के स्तर पर एयरक्राफ्ट की तैनाती की गतिविधि है, इस संदर्भ में लगातार अपने कदम को और मजबूत करने की आवश्यकता हो जाएगी, ताकि कभी भी ऐसे द्वंद्व की स्थिति में उसका सही तरीके से, सटीक तरीके से सामना किया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें दोस्तों यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस पूरी चर्चा के माध्यम से जो भी है यहां पर हम लोगों ने देखा कि राइट नाउ चीन के द्वारा जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है भारत के अगेंस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, वो क्या है। साथ ही चीन के द्वारा दक्षिण के साथ साथ उत्तर के माध्यम से किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं और भारत को इस मामले में बहुत ही सक्रियता के साथ काम करने की ज़रूरत हो जाएगी, अदरवाइज चुनौती बहुत अधिक गहरा सकती है। ध्यान रखिएगा कि राइट नाउ पाकिस्तान पश्चिम में, चीन उत्तर में और इधर पूरब के क्षेत्र में बांग्लादेश के द्वारा भारत को चुनौती मिल सकती है यदि ये तीनों ही देश आपस में एकजुटता के साथ आगे आने लगे, है ना। तो इस मद्देनजर जो भारत की अपनी सुरक्षा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो जाएगी, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत अधिक जरूरी हो जाती हैं, समझना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे। इस टॉपिक के मद्देनजर मैंने जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस थे वो मैंने क्लियर किए हैं। कभी भी यदि भारत और चीन के बीच के तनाव को लेकर के या फिर डोकलाम इशू को लेकर के या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में
जो भारत की वर्तमान में स्थिति है उसको लेकर के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इस कंटेक्स्ट में जो भी हम लोगों ने बातचीत की इसका आप उल्लेख कर सकते हैं कि किस तरीके से चीन के द्वारा भारत को उत्तर से भी घेरने की नीति अपनाई जा रही है, कहां कहां से भारत को ये घेर सकता है और दक्षिण के स्तर पर भारत को किस तरीके से घेरने की नीतियां चीन के द्वारा पहले से ही शुरू की गई हैं, है ना। और इस परिप्रेक्ष्य में भारत को अपने लेवल पर ठोस कदम उठाने की जरूरत हो जाएगी ताकि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। ठीक है जी, आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो अब चेंज हो गया है। ये है अब दिलीप सर UPSC। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके जरिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और चर्चा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।